तो आज हम इग्नू के MPS 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशन वाले ब्लॉक में जो फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म है, इन दोनों को समझेंगे और ये देखेंगे कि इनके बीच क्या मुख्य अंतर है। तो जैसा कि इग्नू का ब्लॉक है इंग्लिश वाला, हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी लाइनों को देखते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उसको स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। हिंदी में भी बात करेंगे जिससे कि अगर ब्लॉक हिंदी में भी है तो कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही हम फंक्शनलिज्म देखते हैं ब्लॉक में, तो यहाँ पर एक नाम आता है, वो है डेविड मिट्रेने का। अब ये जो डेविड मिट्रेने हैं, ये फंक्शनलिज्म ये जो आता है ये वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 जो था, इसमें कई देश आपस में और विश्व में जो अराजकता फैली थी, जिस तरह से युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी थी, तो मुख्य उद्देश्य यही था। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जितने भी थ्योरी बनाने वाले थे, जो इस पर IR पर काम करने वाले थे, कि हम ऐसे सिद्धांतों की तरफ जाएं जहां देशों के बीच जो विवाद है, देशों के बीच जो युद्ध की संभावना है, जो एक इंटरनेशनल लेवल में एनार्की है, वो कैसे कम हो। इसका कम होना ही शांति की गारंटी होगी। तो इसी संबंध में जो सिद्धांतों का क्रम चलता है, उसी सिद्धांतों के क्रम में ही ये फंक्शनलिज्म नाम का सिद्धांत जो है वो आता है। तो फंक्शनलिज्म में जैसे हमने डेविड मिट्रेने की बात कही, तो डेविड मिट्रेने जो थे, फंक्शनलिज्म को उन्होंने, जो सब फंक्शनलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि इसमें कई विचारकों ने इस पर अपने अपने तरह तरह के कैसा फ्रेमवर्क होगा, कैसे फंक्शनलिज्म का मतलब प्रकार, मतलब किसी फंक्शन का होना। यहाँ पे क्या फंक्शन होना है, यहाँ पर दो देशों के बीच कैसे रिलेशनशिप डेवलप हो, कौन सा फंक्शन माने किस तरीके से कार्य किया जाए, उसकी चर्चा है। तो फंक्शनलिस्ट जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें अलग अलग लोगों के थॉट हैं। तो डेविड मिट्रेने जो है वो एक स्पेसिफिक अप्रोच देते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में है। रोमानियन बॉर्न थे, रोमानिया देश के थे, ब्रिटिश स्कॉलर, और क्योंकि उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की वो ब्रिटेन में की, रोमानिया के रहने वाले थे। ग्लोबल प्रॉब्लम जो है, कैसे कॉपरेशन बढ़े, जैसा कि बताया, उस पर इनका फोकस था। तो इनका जो फंक्शनल अप्रोच है, मतलब फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट में फंक्शनल अप्रोच है, वो सिर्फ इस इश्यू को एड्रेस करता है, उस स्पेसिफिक या टेक्निकल इश्यू को डील करना चाहता है, जो मुख्य रूप से 3 विषय से संबंधित है। और वो 3 विषय क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम समझते हैं कि जैसे ट्रेन, जैसे बस, जैसे माल की जो सप्लाई होती है, यानी कि भौतिकवादी चीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वस्तुओं का जाना, लोगों का जाना, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा पब्लिक हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं जनता की, चाहे वो कहीं की जनता हो। और तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे हम आज इंटरनेट देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जहां कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं जा रही है, मैसेज जा रहे हैं, जहां पर संदेशा जा रहा है, जहां पर वॉइस जा रहा है, जहां पर वीडियो जा रहा है। अब ये 3 चीजें जो हैं, ये हर देश की आवश्यकता है। मतलब हर देश को ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ, यहां पर बात हो रही है देश के अंदर की नहीं, मुख्य रूप से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। यानी कि जो फंक्शनल एक्सपेक्ट है, बिना फंक्शन के तो दुनिया चलती नहीं। हर चीज को फंक्शन करना है, देश को फंक्शन करना है, इंटरनेशनल स्फीयर में फंक्शन करना है। तो जब उसको फंक्शन करना है तो मुख्य रूप से क्या जरूरत है उसकी? व्यापार। व्यापार में क्या होगा? मेटेरियलिस्टिक चीजों का आदान प्रदान, लोगों का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, हवाई जहाज से जाएं, शिप से जाएं, सड़क से जाएं, रेल से जाएं। हेल्थ, हर जगह का हेल्थ कनेक्टेड भी होता है। कभी कभी हेल्थ दूर दूर तक बीमारियां फैलती हैं, एक ही तरह की बीमारियां कई देशों में होती हैं, दवाइयों चाहिए। कोई भी देश दवाइयों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, निर्भर रहना पड़ता है दूसरे देशों में। कुछ देशों के पास कुछ
दवाइयां ज्यादा है तो बनाने के लिए कच्चा माल नहीं है, वो दूसरे देश से मिलेगा, यानी कि पब्लिक हेल्थ रिलेटेड मैटर पे भी उनकी डिपेंडेंसी होगी। और कम्युनिकेशन, यानी कि हर बात के लिए कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे डाक जाए, चाहे इंटरनेट, या उस समय टेलीफोन, तार, जो भी बातें हैं, सैटेलाइट है आज के समय में। तो ये सारी चीजें जो है ये फंक्शनलिज्म के एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो अगर हम इन इश्यूज को डील करते हैं, अगर हम इस पर फोकस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इससे क्या होगा कि कोऑपरेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ये सब लिबरल मतलब जो स्कूल है उसके अंडर ही सब ब्रांच है, तो वहां पर कॉपरेशन कैसे बढ़े सिर्फ उसके लिए बात है, सिर्फ उसके लिए प्रयास है। मित्र ने emphasized that functional cooperation could occur without the need of state। मतलब जब हम ये सब चीजों पर जोर देंगे, स्टेट कैसे फंक्शन करेगा, ये सब जो एस्पेक्ट है तीन, ये कैसे स्टेट को बेहतर कर सकती हैं, कॉपरेशन बढ़ाने की बात हो सकती है, इसमें स्टेट के लिए एक भरोसा है कि उसको अपनी सॉवरेनिटी नहीं खोनी है। डेविड मिट्रनी का कहना है कि सॉवरेनिटी का इसमें कोई नुकसान नहीं है, सारी कंट्री सॉवरेन रहेगी अगर इस तीन एस्पेक्ट पर फंक्शन होता है, फंक्शनलिज्म बढ़ता है, तो सॉवरेनिटी का कोई इससे लेना देना नहीं है, सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो सिर्फ इन इश्यूज के लिए कार्य करेंगे। मिट्रेनी बिलीव्स दैट एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल, मतलब राज्य के कार्य को करने के लिए राज्य के कर्ता होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेट्स होते हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं उसके लिए सिर्फ टेक्निकल लोग ही कार्य करेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट्स है दो देशों के बीच, तो उसके जो एक्सपर्ट होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, वो डील करेंगे इस देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन होने में क्या दिक्कत है या क्या क्या संभावनाएं हम तलाश सकते हैं। उसी तरह से कम्युनिकेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, तो उनके जो टेक्निकल फील्ड के लोग होंगे, पॉलिटिक्स को अलग रख देंगे। टेक्निकल जो लोग हैं जो इन टेक्निकल कामों को करेंगे, जो इन टेक्निकल कामों का फंक्शन होगा, उस फंक्शन में हम पॉलिटिक्स को सेपरेट कर देंगे, स्टेट की सॉवरेनिटी बनी रहेगी, वो इसको आगे बढ़ाएंगे, कॉपरेशन बढ़ेगा। तो डेविड मिट्रेनी जो है इस तरह से हम देखते हैं कि लेकर चलते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये बात ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस की है, क्योंकि ट्रांसनेशनल अलग अलग देशों के बीच संबंध बनेंगे, संबंध बढ़ेंगे। जब संबंध बढ़ेंगे तो डेविड मिट्रेनी क्या कहता है कि इससे शांति का वातावरण क्रिएट होगा, हम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो फिलॉसफी है जो आती है, जो विश्व में शांति स्थापित करने की बात करती है, कॉपरेशन की बात करती है, तो ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि रियलिज्म की क्रिटिक के तौर पे आती है। इसी बात को दूसरे पैराग्राफ में यहां पर कहा गया है, अगर आप उसी ब्लॉक को देखेंगे, कि फंक्शनलिज्म इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंसाइटफुल क्रिटिक ऑफ द रियलिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि रियलिज्म तो एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो मुख्यतः जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में देखा या पढ़ा है कि क्वेस्ट ऑफ पावर, शक्तिशाली बनना है, शक्ति के लिए प्रयास करना है, और उसके लिए ज्यादा भरोसा नहीं होता देशों पर, क्योंकि सभी शक्ति की रेस में लगे हुए हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है शक्ति की चाह में रहना। इस तरह की थ्योरीज को हमने पहले देखा है। तो कहते हैं इसमें कि फंक्शनलिस्ट जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग देशों में है कोऑपरेट करें। किन तीन तरह के फंक्शन के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, और जो है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। इनका कोऑपरेट करना जो है वो शांति को स्थापित करेगा। However, this may not be forthcoming as long as the international system continues to be founded on suspicion and anarchy। मतलब अगर
एक देश का दूसरे देश पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा शक रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन हम बढ़ाएंगे या कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए। वॉर के सिचुएशन रहेंगे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां लिखता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फॉस्टरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन स्टेट मतलब रियलिज्म की थ्योरी में नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। नेशन स्टेट का मतलब एक स्टेट जो नेशन है, जो सॉवरेनिटी को बढ़ाना चाहता है, जो अपने पावर को बढ़ाना चाहता है, जो सिर्फ पावर के पॉलिटिक्स के संदर्भ में बात करता है, जो दूसरे देश पर विश्वास नहीं करता है, एनार्की के सिचुएशन को महसूस करता है। तो इस तरह से, और जो पॉलिटिक्स यानी कि जब नेशन स्टेट हर चीज में पॉलिटिकली ही हर चीज को डील करना चाहता है, तो इसलिए फंक्शनलिस्ट वालों ने कहा है कि पॉलिटिक्स को दूर रख के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और टेक्निकल लोगों को डील करने दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। दिस दे बिलीव माइट इवेंचुअली हेल्प आइसोलेट एंड रेंडर ऑब्सलीट एंड रिजिड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन स्टेट। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि एक ग्रेजुअल अप्रोच चाहिए, मतलब हम अचानक नहीं कर सकते। जो सिचुएशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सिचुएशन था कि अगर हम चाहें कि सभी देश आपस में यूनाइट हों, कोऑपरेट करें, टेक्निकल स्पेस जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें सब, जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उसमें बिना पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट के आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा। हर देश को ट्रांसपोर्टेशन में कुछ जरूरत है दूसरे देश की, हर देश को कम्युनिकेशन में जरूरत है दूसरे देशों की, कम्युनिकेट करने के लिए लोग हैं। तो ये अचानक नहीं हो सकता है। इसीलिए इस पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में आता है, फंक्शनलिस्ट एडवोकेट अ ग्रेजुअल अप्रोच। ग्रेजुअल अप्रोच का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाला अप्रोच, सामान्य तरीके से अचानक एक ही झटके में ऑन द पेन ऑफ स्ट्रोक जो नहीं हो सकता है, उस अप्रोच को कहते हैं ग्रेजुअल अप्रोच टुवर्ड्स रीजनल और ग्लोबल यूनिटी। यूनिटी का मतलब सब साथ आए, किस काम के लिए? उस फंक्शंस के लिए जो उसको हमने इस 3 कार्य बताए कि ये मुख्य 3 कार्यों के लिए। तो उसके बाद के थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि फंक्शनलिस्ट जो हैं उनका प्राइम कंसर्न क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होना जो कोऑपरेशन को बढ़ाए रीजनल लेवल पे, नॉन पॉलिटिकल एरिया में इकोनॉमिक, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल सेक्टर, यानी कि पहले जो बताया गया वो तो एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट्स हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आए जो पॉलिटिक्स को छोड़कर इकोनॉमिक्स में आ गया, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, साइंटिफिक एंड सोशल कल्चरल सेक्टर। साइंटिफिक में मतलब बिना कोऑपरेशन के वर्ल्ड में साइंस का डेवलपमेंट तो आज के समय में हो ही नहीं सकता। किसी देश को साइंस के फील्ड में अगर प्रोग्रेस करना है तो उसकी ज़रूरतें होती हैं, या तो कच्चे माल के रूप में ज़रूरत हो, या तो अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स के रूप में ज़रूरत हो। तो ये डेवलपमेंट अगर किसी एक ही देश में टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा और दूसरे देश में नहीं होगा, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये भी तो एक वीक पॉइंट है। क्योंकि आज जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर अमेरिका के पास टेक्निकल डेवलपमेंट्स है और बहुत सारे देशों के पास ना इंटरनेट हो, ना तो सैटेलाइट टेक्निक से वहाँ तक कोई पहुँच हो, तो वो बाजार भी नहीं बन सकता उनके लिए। क्योंकि आज अमेरिका का सबसे बड़ा जो बाजार है मुख्य रूप से हथियारों के बाद, वो तो जो भी है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, चाहे वो हार्डवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उससे रिलेटेड हो। तो वहां भी टेक्निकल ग्रोथ होना चाहिए। तो कॉपरेशन होगा तो ग्रोथ होगा, टेक्निकल ग्रोथ होगा, यानी कि टेक्निकल ग्रोथ, साइंटिफिक ग्रोथ, साइंटिफिक उसी तरह से हेल्थ में भी, यानी कि साइंस का कॉपरेशन होना ही चाहिए सभी देशों के बीच। और उसके अलावा सोशल कल्चरल, मतलब अभी हम जो इकोनॉमिक और साइंटिफिक यानी कि सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आपस में भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो, अलग अलग देशों में
सोशल कल्चरल ग्रुपिंग्स भी हों जो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करें। सोशल कल्चरल में हम कहते हैं कि आज कितनी आसानी से दूसरे देश की, जैसे कि कहे पिक्चरें जो है, हॉलीवुड की पिक्चरें भारत में या कई देशों में कितनी पॉपुलर हैं। तो ये क्या है, आर्ट जो है वो कल्चर या सोशल एस्पेक्ट्स है एक तरह का। तो इसका प्रभाव पूरे दुनिया में है। हमारी यहाँ की फिल्में कई देशों में बहुत ही पॉपुलर है। तो ये क्या करती हैं, ये कॉपरेशन बढ़ाती हैं। अगर बैन रहेगा पूरा कि नहीं हमारे देश में, हर किसी देश में दूसरे देश की फिल्में बैन हो, आर्ट बैन हो, बुक्स बैन हो, तो ये क्या होगा, और वॉर जैसे सिचुएशन को या टेंस सिचुएशन को बढ़ाएगा, सस्पिशंस को बढ़ाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन ये सब अगर इजी हो, फ्लो हो, तो इससे क्या है, पीस जैसी स्थिति बनती है। जैसे हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कभी क्रिकेट मैच पर बैन लग जाता है, क्योंकि यहाँ टेंशन बहुत चलता है। बहुत सारे कल्चरल फेस्ट आपस में एक दूसरे में जो होते हैं उन पर बैन लग जाता है। संगीतकार वहां से जो आते हैं, गायक आते हैं, बैन लग जाता है। अगर टेंस सिचुएशन ना हो, उनके तरफ से ज्यादा प्रयास हो, हमारे तरफ से तो होता ही है, उनके तरफ से प्रयास ना होने के कारण ही ऐसा हो पाता है हमारे यहाँ से। अगर कल्चरल रिलेशन काफी बना रहे तो पीस बने रहने की संभावना कितनी बढ़ जाती है। उन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र है कि ये सब जो फंक्शंस हैं ये क्या करेंगे सरकार पर निर्भरता नहीं होगी और इनके चलते टेंस सिचुएशन जो है वो कम रहेगा, कॉपरेशन जो है बना रहेगा। आगे देखते हैं। One of the most important assumption of the functionalist school is based on the concept of what is called spillover। अब यहां पर एक वर्ड है spillover, लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ द फंक्शनलिस्ट स्कूल। यहां पर फंक्शनलिज्म में नहीं, फंक्शनलिस्ट स्कूल। फंक्शनलिस्ट स्कूल जब बोलेंगे तो उसमें फंक्शनलिज्म भी है और नियो फंक्शनलिज्म भी है। और जो स्पिल ओवर इफेक्ट है ये मुख्य रूप से नियो फंक्शनलिज्म का पार्ट है। तो स्पिल ओवर क्या होता है इसको हम समझते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में अंतर समझना है। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को समझना है। अंतर का मतलब ये दोनों कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं है। एक ही स्कूल के थॉट में फंक्शनलिज्म के बाद जब कोई थ्योरी बाद में होती है, आती है 5 साल 4 साल 10 साल बाद, या उसी के प्रोग्रेस या ग्रेजुअल जो उसमें जो विकास होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ा सा ऐसे वे को हम करते हैं। बस इतना ही फर्क है फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में। तो ये जो स्पिल ओवर की बात फंक्शनलिज्म में ही की गई है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां कर दी गई है, लेकिन ये मुख्य रूप से नियो फंक्शनलिज्म का आइडिया है, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, इससे बेहतर है कि हम जब नियो फंक्शनलिज्म में जाते हैं तो वहां समझते हैं, कंफ्यूजन कम रहेगा। यहां पर फंक्शनलिस्ट स्कूल यूज किया गया है। बहुत लोग अंतर जब बतलाते हैं फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में, तो फंक्शनलिज्म में ही स्पिल ओवर इफेक्ट की बात कर देते हैं, वो नहीं करना यहां पर लिखा है। तो strength of the functionalist school of thought lies in the fact that they tend to emphasize cooperative aspects। मतलब इन्हीं बातों को मुख्य रूप से अब वहां पर कहा जा रहा है। रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए, फंक्शनल कॉपरेशन होना चाहिए, और स्पिल ओवर का जो कंसेप्ट यहां पर बहुत ही इनिशियल लेवल में जो शुरू हुआ था, बाद में वहां पर जाकर और बड़ा रूप ले लेता है। तो हम देखते हैं नियो फंक्शनलिज्म को देखते हैं। फंक्शनलिज्म में हमने देख लिया कि ये बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो कॉपरेशन होगा उससे कितना बेहतर स्थिति होगी। नियो फंक्शनलिज्म थोड़ा सा इससे आगे की बात करता है, क्योंकि इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो हैं अर्नेस्ट हास, चीफ प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। तो कहते हैं कि ऑल्दो हास बिल्ड्स ऑन मिटने, ही रिजेक्ट्स द नोशन दैट टेक्निकल मैटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। यहां पर
जो डेविड मित्रिनी की जो बात थी वो मुख्य रूप से कहता है पॉलिटिक्स को रहने दो, पॉलिटिशियन को रहने दो, डिप्लोमेट्स को रहने दो, टेक्निकल लोग टेक्निकल बातों में टेक्निकल फंक्शन के लिए कॉपरेशन करेंगे, अपना स्टेट रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अर्नेस्ट हास कहता है नियो फंक्शनलिज्म में, इसके आगे के थॉट में थोड़ा नयापन लेके कि नहीं, पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व होने दो। नोशन दैट टेक्निकल मैटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स को वो रिजेक्ट करता है। हास डिफाइंस इंटीग्रेशन एज द टेंडेंसी टुवर्ड द वॉलंटरी क्रिएशन ऑफ लार्जर पॉलिटिकल यूनिट। ये कहता है कि ऐसा क्यों ना हो कि जब कॉपरेशन बनेगा ही, आपस में लोग कॉपरेट करेंगे ही, तो थोड़ा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व कर देते हैं और एक पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं, रीजनल यूनिट बनाते हैं। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे, जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन, मतलब आप अगर यूरोप के किसी एक देश का वीजा आपको मिल जाए तो आप उस देश में, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद यूरोप ईयू से जुड़े हुए जितने भी देश हैं वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। यूरोप से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनका आपस में व्यापार सुगम होता है, लोगों का आना जाना सुगम होता है। ट्रांसपोर्टेशन, आप आराम से फ्रांस से अपनी कार चलाते हुए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, रोक टोक नहीं है। सामानों का प्रवाह होता है, कम्युनिकेशन, हेल्थ, सोशल, कल्चर, सारा जो है, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनियन जैसा बना दिया है। उनकी मुद्रा भी एक यूरो है, मतलब आप एक ही मुद्रा लेकर चलें, जर्मनी में भी खर्च कर लें, स्विट्जरलैंड में भी खर्च कर लें, फ्रांस में भी खर्च कर लें, मतलब जो भी जुड़े, ऑस्ट्रिया में भी खर्च कर लें। तो ये तब कब पॉसिबल है, जब आप मुद्रा खर्च कर रहे हैं, मतलब मुद्रा का संबंध तो सॉवरेनिटी से है। पहले क्या हुआ, डेविड मित्रिनी क्या कह रहा है, सॉवरेनिटी रहेगी जैसी है वैसी रहेगी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होगा। हास क्या कह रहा है, हास कह रहा है कि नहीं, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व रहने दो। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुआ मतलब अलग अलग देशों के पॉलिटिशियन ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई कि हाँ ठीक है, चलो हम एक कॉमन मुद्रा डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। अगर वैसा ही कोई यूनियन मान के चले इमेजिनरी कि हम यहां बन जाए कि भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान को तो हम माइनस ही कर देते हैं कि ये भी ईयू की तरह एक पॉलिटिकल यूनियन जैसा हो जाए, जो व्यापार के लिए ही मुख्य मकसद से हो, कॉपरेशन हो इनके बीच, और एक ही रुपया लिया और चले गए, और कोई ज्यादा कागजी कार्रवाई भी जैसे है बाकी अभी जाने में वैसा ना हो, तो वो वैसी वाली बात की गई है। Haas has to do with getting self-interested political elite to intensify their cooperation। मतलब पॉलिटिकल इलीट जो है वो इंटीग्रेशन का मतलब सब आपस में एक जैसे हो जाए, एक यूनिट बन जाए, इसके लिए प्रयास करें। हास व्यू इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस बाय विच actors concerned being voluntarily to give up certain power and evolve new technique for tackling common problem। तो कुछ पावर को क्या करना पड़ता है, कुछ पावर को सरेंडर करना पड़ता है, वॉलेंट्री टू गिव अप सर्टेन पावर। जैसे हमने कहा कि जैसे ईयू बना, यूरोपियन यूनियन बनी, तो कुछ पावर, जैसे कि हमारे देश में ये मुद्रा नहीं चलेगी तो कॉमन मुद्रा भी चलेगी, ऐसी कोई बात। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो शक्तियां हैं जो हम बाधाएं पैदा कर सकते हैं, बाधाएं लगा सकते हैं, उन सब जो शक्तियां हैं उस पावर को गिव अप करना पड़ता है कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा इंटीग्रेशन बनाने के लिए। जोसेफ नाई जो भी इसी स्कूल के थॉट के हैं, वो इसी में कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ आइलैंड्स ऑफ पीस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट को पूल देयर रिसोर्सेस एंड सरेंडर सम ऑफ देयर सॉवरेनिटी टू क्रिएट इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ और रिस्पॉन्ड टू रीजनल प्रॉब्लम। रीजनल प्रॉब्लम का मतलब यहां पर मुख्य प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है, तो दोनों का जो इंटरडिपेंडेंस है तो इस प्रॉब्लम को दूर करें। इसके लिए अपनी सॉवरेनिटी को भी थोड़ा गिव अप करना पड़े, सरेंडर सम ऑफ देयर सॉवरेनिटी। यानी कि नियो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपस में बनाइए, कॉपरेशन बनाइए, प्राइवेट प्लेयर्स, टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व होने दीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो, आपस में एक यूनिट बने
यूनिट जब बनेगा, मान लीजिए अब हम इमेजिन करें कि भारत को, म्यांमार को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को आपस में एक यूनियन बनाना होगा जैसा यूरोपियन यूनियन है, तो अपनी सॉवरेनिटी भी थोड़ी बहुत सरेंडर तो करनी पड़ेगी, अपना पावर तो थोड़ा बहुत सरेंडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि चलो एक कॉमन करेंसी या कुछ इमेजनरी नाम दे देते हैं, वो पैसा हमारे देश में आएगा, उसको भी चलना, हम अभी सॉवरेनिटी कहते हैं, हमारे देश में हमारा ही देश मुद्रा चलेगा, लेकिन उसको चलने की अनुमति देनी पड़ेगी। बेरोक टोक लोगों को आने जाने की जो सहमति है वो देनी पड़ेगी, सामानों के आने जाने की सहमति देनी पड़ेगी। इससे क्या है कि जो इम्बैलेंस है वो खत्म होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ रिसोर्सेस वहाँ है, हमारे पास नहीं है, कुछ रिसोर्सेस हमारे पास है, उनके पास नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए होता है और सिचुएशन आपस में टेंस। अब हमारे लिए जरूरत मुख्य रूप से भारत का नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ इतना कुछ टेंस रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी अभी कम है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, चाइना के साथ ज्यादा है। ईयू में बात यह थी कि जर्मनी एक अलग ग्रुप था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, फ्रांस अलग था, तो मतलब वहां पर सब एक साथ है, लेकिन पोलैंड सब आपस में, उनके बीच तो काफी प्रतिद्वंदिता रही थी, शांति वाली स्थिति थी नहीं, युद्ध वाली स्थिति थी। यूके अभी अलग हो चुका है, तो वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत थी कि शांति कायम रहे। तो मुख्य रूप से ये यूरोप के संदर्भ में जो है वहां पर इस सिद्धांत से फंक्शन हुए। अब जो हम स्पिल ओवर कह रहे थे, यानी कि जब हम नियो फंक्शनलिज्म में आते हैं तो मुख्य रूप से स्पिल ओवर का कंसेप्ट आता है। तो स्पिल ओवर क्या है? स्पिल ओवर का मतलब शाब्दिक अर्थ लगाएं, छलक जाना, छलक के फैल जाना। मतलब गिलास में हम पानी भरते जाएंगे तो गिलास स्पिल ओवर, मतलब जब सिर्फ पानी गिलास में नहीं रहेगा, वही पानी जो है जब गिरेगा तो टेबल पे भी आ जाएगा, अगल बगल फैल जाएगा। The spillover effect in international relation refer to a phenomenon where cooperation or integration in one specific policy area, मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया हमने सेलेक्ट किया, वहां पे हमने कॉपरेशन किया, तो वो क्या है, छलक के और दूसरे एरिया को भी धीरे धीरे कवर करेगा। हमने कहा कि चलो सिर्फ हम ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, पब्लिक हेल्थ में कॉपरेट करेंगे। जब वहाँ जब कॉपरेशन बढ़ेगा तो और भी जो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फील्ड होंगे जहां भी वो कॉपरेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि वहां पे जब परिपूर्ण हो जाएंगी बातें तो वही कॉपरेशन का एस्पेक्ट जो है स्पिल ओवर होकर दूसरे में फैलेगा। जब स्टेट कॉपरेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए, ट्रेड या इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए जब कोलैबोरेट करते हैं तो उनका जो कॉपरेशन का जो एरिया होता है वो दूसरे एरिया पे भी अपना प्रभाव डालने लगता है। मतलब हम कहें कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में कॉपरेशन हो रहा है तो कल को जाके ट्रांसपोर्टेशन अगर ट्रेन से हो रहा है तो रेलवे को बनाने की टेक्नोलॉजी में भी, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग में भी, रेलवे वैगन इंजन के बनाने की जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें भी कॉपरेशन शुरू हो जाएगा, जरूरत हो जाएगी। अगर हवाई जहाज से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके क्षेत्र में भी थोड़ा कॉपरेशन शुरू हो जाएगा। तो जब इसके फिर इसी स्पिल ओवर में आता है, जैसे इसका पहला वाला एस्पेक्ट थोड़ा फंक्शनलिज्म थॉट में आता है, नियो फंक्शनलिज्म जहां पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी आता है, तो वहां पर ये स्पिल ओवर ज्यादा तेजी से इसकी बात की जाती है, बार बार इसकी बात की जाती है। वहां पॉलिटिकल स्पिल ओवर भी आएगा। मतलब पॉलिटिकल स्पिल ओवर का मतलब कि सरकार भी जैसे डिसाइड करेगी कि हम सिर्फ इस पॉलिसी मैटर पर कॉपरेट करेंगे, लेकिन वो फिर जब कॉपरेशन बढ़ेगा तो दूसरा पॉलिसी जो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेटेड है उसमें भी जरूरत महसूस होगी कि हम इसमें भी आप कॉपरेशन कर लेंगे, यानी कि पॉलिसी एरिया में भी स्पिल ओवर होगा। और जब इस एडवांस स्टेज होता है स्पिल ओवर का, कॉपरेशन एक्सपेंड एंड डिपेंड अक्रॉस मल्टीपल पॉलिसी एरिया, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा लेवल पे जब कॉपरेशन बढ़ने लगता है, सभी देश यूनाइटेड होकर एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो काफी तेजी से स्पिल ओवर बढ़ता है। कई जगहों इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में भी वो बढ़ने लगता है दायरा, और पॉलिसी लेवल पे भी कई पॉलिसी लेवल पर वो दायरा बढ़ने लगता है। जैसे कि ये सब यूरोपियन यूनियन में हम देखते हैं कि सिर्फ कोल और स्टील कम्युनिटी बनी थी कि स्टील के सप्लाई के लिए, कोल की सप्लाई के लिए कॉपरेशन होगा, लेकिन आज ईयू का जो फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं जिस तरह से वो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, कितने सारे क्षेत्र में उनका अपना कॉपरेशन हो चुका है। तो इस तरह से फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म को हम समझ गए हैं, इसको और पढ़ेंगे अपने हिसाब से
तो हम इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म से जब कनेक्ट करना है तो वही खास बात नहीं है। नियो लिबरलिज्म में ट्रेड का जो फ्री फ्लो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, उसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, तो उसके पॉइंट्स जो पहले उसी से जोड़ के इसको आसानी से लिखा जा सकता है।